इंडिया टीवी स्पीड न्यूज वेलनेस वीकेंड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। और अब बात होगी हमारे शरीर के उस अंग की जो धड़कना बंद कर दे तो हम ही ना रहें। दिल का ख्याल बहुत जरूरी है और जरूरी इसलिए भी है क्योंकि आंकड़े बेहद डराने वाले हैं। औसतन रोज देश में 90 लोग जो हैं दिल की बीमारी की वजह से मौत के मुंह में चले जाते हैं। हर 2 मिनट में आपको बताएं कि 3 मौतें होती हैं दिल की बीमारी से। देश में रोज जो भी देश में पूरी जो मौत होती है उसमें हर तीसरी मौत है, उसका जो कारण है वो दिल से जुड़ी हुई कोई ना कोई बीमारी होती है। तो आप समझ गए होंगे कि दिल का ख्याल रखना हमारे लिए कितना जरूरी है। तो आज दर्द दिल की दवा जानेंगे, दिल का कैसे ख्याल रखना है ये भी जानेंगे। और देश के मशहूर कार्डियोलॉजिस्ट हमारे साथ पद्मश्री, पद्म विभूषण जैसे सम्मान से नवाजे गए डॉक्टर अशोक सेठ इस वक्त मौजूद हैं। डॉक्टर सेठ, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर सेठ, आप लोगों का जो दिल टूटता है उसमें तो मदद नहीं कर सकते हैं, लेकिन दिल बीमार न पड़े, दिल ताउम्र बच्चा और जवान रहे, उसके टिप्स जरूर देंगे आज आप। ज़रूर देंगे। हाँ। बिल्कुल, ये लोगों को समझाना हमारा फ़र्ज़ है, कर्तव्य है। और देश हेल्दी रहे, हार्ट डिजीज़ से बचे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट आपको पता ही होगा कि हिंदुस्तान तो वर्ल्ड का कैपिटल है हार्ट अटैक्स का। 50% डेथ हार्ट अटैक की जो वर्ल्ड में होती है वो हिंदुस्तान और इसकी सराउंडिंग कंट्रीज से हो रही हैं। एंड यूथ में जो आप सुनते हो ना कि हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, आप विजुअल्स देखते हो कि यंग एज पे हार्ट अटैक्स हो रहे हैं, वो वाकई एक रियलिटी हो गई है। वेस्ट में ज़्यादातर हार्ट अटैक्स एल्डरलीज में होते हैं। 60 साल के बाद ब्लॉकेजेस तो आएंगी ही एज के हिसाब से, और हार्ट अटैक्स कुछ लोगों को होंगे। बट हिंदुस्तान में पिछले 15 सालों में डेथ्स फ्रॉम हार्ट अटैक्स इंक्रीज़ हुई हैं यंग एज पे। आपको ये सुन के सरप्राइज़ होगा कि हमारी जो डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक्स की जो एज है, या हार्ट अटैक की जो एज है, वेस्ट से 10 साल कम है। और ज़्यादातर 50% हार्ट अटैक 50 साल से कम में हो रहे हैं, जो कि वेस्ट में 50 साल के बाद ही 80% हार्ट अटैक्स होते हैं। और सुनिए कि 40 साल से 25% लोग तो 40 साल से कम है जिनको हार्ट अटैक हो रहे हैं। सो इट इज़ इंक्रीज 200% टाइम्स इन द यंग। और जो हम कहेंगे कि पिछले 30 सालों में डेथ फ्रॉम हार्ट अटैक 3 गुना बढ़ गई हैं हिंदुस्तान में, जबकि वेस्ट में वो 50% कम हुई है। सो एक बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ये भी कहूँगा बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ हिंदुस्तान में हार्ट अटैक और हार्ट डिजीज़ है, बोथ आदमियों में और औरतों में। औरतों में आज पहले हम सोचा करते थे कि औरतों में हार्ट डिजीज़ कम होती है, हार्ट अटैक्स कम होते हैं। अब देखा गया है कि नॉट जस्ट द बिगेस्ट कॉज, 6 times more than breast and any cancer, वुमेन में भी हार्ट अटैक इज़ द बिगेस्ट कॉज ऑफ डेथ। मौत का सबसे बड़ा कारण हार्ट डिजीज़ है। तो सर, ये तो सारे वो आंकड़े हैं जो हमें डरा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं और हमारे दिल पर और ज्यादा बोझ डाल रहे हैं और दिमाग पर भी। तो उस बोझ को हल्का करें। आप ये बताएं कि दिल का ख्याल मैं रखूं तो रखूं कैसे? क्या प्रिकॉशंस हैं जो मुझे अपने शुरुआत से ही लेनी होंगे? हम लोग, क्योंकि हर कोई जो यहाँ बैठे हैं इंक्लूडिंग माई सेल्फ आर प्रोन टू हार्ट अटैक, मतलब हमें हार्ट अटैक हो सकता है, तो हम कभी ये ना सोचें। और वाकई हार्ट अटैक की प्रिवेंशन हमारे हाथों में है। लोग कहते हैं कि पॉलिसीज़ चाहिए, ये चाहिए, गवर्नमेंट की रेगुलेशंस आनी चाहिए। कुछ नहीं। हार्ट अटैक से बचना तो ये बात है कि हार्ट अटैक का कारण समझना है। और कारण क्या है? बहुत ऑब्वियस कारण है। आपने सुना है कि ये हार्ट डिजीज़ और ब्लॉकेजेस जो कहते हैं जिससे हार्ट अटैक्स होते हैं, डेथ्स होती हैं, ये मल्टी फैक्टोरियल है। और मल्टी फैक्टोरियल का मतलब इसके 7-8 कॉजेज़ समझना बहुत ज़रूरी है। जो हम सबसे ज़्यादा कॉमनेस्ट कॉज कहते हैं, एक तो लाइफस्टाइल है। और आपको पता ही है कि जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आई हैं पिछले 15 सालों में, वो बहुत अनहेल्दी चेंजेस आए हैं। इसीलिए यूथ में हार्ट अटैक्स बढ़े हैं। और मैं इसीलिए आपको पहले लाइफस्टाइल समझा देता हूँ जो क्या क्या परेशानियाँ हैं, जिसको आप खुद ही कंट्रोल कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, जो हम कहते हैं लाइफस्टाइल चेंजेस आई हैं, यूथ में सेडेंट्री हैबिट्स आ गई हैं। जो कि 30 साल पहले लोग अक्सर साइकिल से चलाया करते थे, वर्क पे कई तरीके से जाया करते थे, चलते ज़्यादा थे। अब सेडेंट्री लाइफस्टाइल, कम एक्सरसाइज करना, ओवरवेट, ओबेसिटी, साथ में स्मोकिंग बहुत बढ़ गई है, जो कि एक इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट डिजीज़ का।
अल्कोहल एक्सेस में लेना एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण है हार्ट अटैक का, और साथ साथ जो स्ट्रेस और डाइट खराब भी जो हुई है पिछले 15-20 सालों में, वो एक बहुत बड़ा कारण रहा है। इम्पॉर्टेंट बात समझने की, एक जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है। आपने सुना होगा कि फैमिली में हार्ट डिजीज़ रन करती है। पिताजी को भी यंग एज पे 45-50 साल में हार्ट अटैक हो चुका था, या उनके ब्रदर्स और सिस्टर्स में हार्ट डिजीज़ थी। ये भी एक ट्रांसफ़र करता है अपने आप को। डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और कोलेस्ट्रॉल, ये याद रखिए, ये 3 चीज़ें आपके हाथों में हैं कंट्रोल करना। डायबिटीज़ बढ़ती जा रही है, हिंदुस्तान अब से कैपिटल माना गया है डायबिटीज़ का भी, और डायबिटीज़ पिछले 10 सालों में यंग एज पे 15% लोगों में पाई जा रही है। हाई ब्लड प्रेशर 30% लोगों में एग्जिस्ट कर रहा है, और कोलेस्ट्रॉल तो आपको पता भी नहीं चलता कि आपका बढ़ा होगा। ये जो 8 मैंने कॉजेज़ बताए हैं, इनमें से तो आप खुद ही जान जाओगे एक रूटीन चेकअप के कि मेरे को डायबिटीज़ है कि नहीं, और उसका कंट्रोल कैसे करना है, मेरे को शुगर है कि नहीं, मेरे को कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं, एक सिंपल चेक से, और मेरा ब्लड प्रेशर ठीक चल रहा है कि नहीं। क्योंकि जब 30% लोगों का हाई ब्लड प्रेशर है, तो ये तो साइलेंट किलर्स हुए। डायबिटीज़ साइलेंट किलर है, ब्लड प्रेशर साइलेंट किलर है, कोलेस्ट्रॉल साइलेंट किलर है, और एक सिंपल चेकअप से ही पता चल जाता है। बाकी रही लाइफस्टाइल की डिसऑर्डर्स, जो आपके हाथों में, मैं कहता हूँ आपके हाथों में नहीं, आपके पैरों में है। पैरों में है। सिंपल बात ये है। आप सोचिए, जो मैंने चीज़ें बताई हैं लाइफस्टाइल की, कि ओबेसिटी, ये डाइट, एक्सरसाइज करना, स्मोकिंग छोड़ना, अल्कोहल, अगर आप नियमित रूप से एक्सरसाइज शुरू कर दो, और वो मैं समझा दूंगा कि कितनी एक्सरसाइज क्या होती है, बट एक्सरसाइज से ही डायबिटीज़ कंट्रोल हो जाती है, एक्सरसाइज से ही बीपी कंट्रोल हो जा सकता है, एक्सरसाइज से ही मोटापा खत्म हो जाता है, एक्सरसाइज से ही स्ट्रेस खत्म हो जाता है, एक सेंस ऑफ वेलबींग आ जाती है, पॉजिटिवनेस आ जाती है। एक्सरसाइज जब आप करते हो तो ऑटोमेटिकली कहते हो कि स्मोकिंग क्यों कर रहा हो, एक तरफ एक्सरसाइज कर रहा हो तो स्मोकिंग भी छोड़ो। एक्सरसाइज से अल्कोहल छूट जाती है। एक्सरसाइज से बॉडी में वही चीज़ें आ जाती हैं जो हम कहते हैं कि दवाइयों से हमें ख़त्म करनी चाहिए। तो क्लियरली ये भी देखा गया कि एक्सरसाइज से दवाइयाँ तो आपकी आधी हो जाती हैं, चाहे वो बीपी की दवाइयाँ हो, चाहे डायबिटीज़ की दवाइयाँ। सर, आपने एक्सरसाइज का जिक्र किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि लोगों के जहन में भी आया होगा ये कि बहुत सारे लोग हमने देखा है हमारे आसपास भी, और कई बार ऐसे वीडियोस भी आते हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने भी देखा होगा। कोई जिम में एक्सरसाइज करते करते उसको कार्डियक अरेस्ट आ गया। कोई कहेगा कि अरे ये तो रोज जिम जाता था, रोज वॉक करता था, साइकिल चलाता था, इसको भी हार्ट अटैक आ गया। अरे ये तो बड़ा पतला दुबला सा था, कोई हार्ट की पुरानी कोई हिस्ट्री नहीं थी, बीपी भी नहीं रहता था, इसको भी हार्ट अटैक आ गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है ये, और समझने की बात ये, हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज और जिमिंग में फ़र्क है। हम हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज क्या कहते हैं? हार्ट हेल्दी एक्सरसाइज मीन्स 200 मिनट ब्रिस्क वॉकिंग एवरी वीक, एक हफ्ते में। क्या हुआ इसका मतलब? 40 मिनट 5 टाइम्स अ वीक, और 40 मिनट एक्सरसाइज में हम कहते हैं ब्रिस्क वॉकिंग। 5 मिनट वार्म अप कीजिए। ब्रिस्क वॉकिंग भी मैं समझा देता हूँ, उसका क्या मतलब है कि ब्रिस्क वॉकिंग किसी यंग पर्सन के लिए वो तो 7 किलोमीटर पर आवर ब्रिस्क वॉकिंग 8 किलोमीटर पर आवर कर ले। कोई एल्डरली हो, वो 4 किलोमीटर न कर पाए, तो क्या वो ब्रिस्क वॉकिंग नहीं हुई? ब्रिस्क वॉकिंग हर एज की डिफरेंट होती है। आपके लिए ब्रिस्क वॉकिंग हो कि अगर आप किसी और के साथ चल रहे हों और एक सेंटेंस ही बोल पाएँ, उससे ज़्यादा आप कोई गपशप ना कर पाएँ, तो वो सोचो आपके लिए वो सही स्पीड है। और अगर आप चल रहे हैं ऐसे कि मैं तो रोज़ अपने दोस्तों के साथ वॉक के लिए जाता हूँ, घंटा भर वॉक करके आ जाता हूँ, और वो गप्पे मार रहे हैं, तो वो एक्सरसाइज नहीं हुई। सो वो ब्रिस्क वॉकिंग मीन्स आप एक सेंटेंस बड़ी मुश्किल से बोल पाओ, वो आपकी एज के हिसाब से ब्रिस्क वॉकिंग होगी, और वो आपने 30 मिनट करनी है और उसके बाद 5 मिनट कूल डाउन करना है। सो दैट इज़ द एक्सरसाइज। उससे हार्ट अटैक और ये सब रिस्क फैक्टर्स की वजह से, कम होने की वजह से, हार्ट अटैक 25% की मात्रा कम हो सकती है, जो कि कई दवाइयों से भी नहीं अचीव होती है। तो इसका मतलब है कि आपको हार्ट अटैक से बचना तो आपके पैरों में है, हाथों में नहीं है, राइट? द इम्पॉर्टेंट थिंग इज, जो जिमिंग करते हैं, दैट इज़ हार्ट अनहेल्दी एक्सरसाइज। ये हुई एरोबिक एक्सरसाइज। साइकिलिंग भी अच्छी है, कोई कहते हैं मैं स्विमिंग जा सकता हूँ, वो भी अच्छा है। कोई कहते हैं कि ये 40 मिनट तो मैं एक साथ नहीं निकाल सकता, मैं 20-20 मिनट कर सकता हूँ, वो भी अच्छा है। बट जब हम जिमिंग करते हैं तो दैट इज़ इनएरोबिक एक्सरसाइज। वो एक
वेट के अगेंस्ट हम स्ट्रेस कर रहे हैं, दैट इज गुड फॉर बॉडी बिल्डिंग, दैट इज गुड फॉर योर अपीयरेंसेस, दैट इज गुड टू, वो अच्छा लगता है आपके सेल्फ एस्टीम के लिए, बट वो हार्ट हेल्दी नहीं है, वो आपकी और पर्पस के लिए है। इसीलिए जब हम कहते हैं कि जिमिंग कर रहा था और वो अटैक आ गया, तो ये भी देखा गया है कि अगर कोई अनकस्टम टू जिमिंग है और वो बहुत स्ट्रेनुअस एक्सरसाइज स्टार्ट कर दे, वो बहुत हैवी वेट्स लिफ्टिंग स्टार्ट कर दे, वो कहे कि मैं आदत तो नहीं है मेरी चलने की, बट मैं सोचता हूँ कि मैराथन करूँ तो आज मैं कोशिश करता हूँ कि 2 किलोमीटर भागूँ, और वो पहली बार भाग रहा है, दैट कैन प्रेसिपिटेट हार्ट अटैक्स रादर देन हेल्प हार्ट अटैक। आप समझ रहे हो? बिकॉज ये भी देखा गया कि अगर एक्सेसिव एक्सरसाइज आपने सडनली या ओवरडू कर दी तो हार्ट अटैक हो सकता है, स्पेशली जो स्मोकर्स हो। तो कई जो हार्ट अटैक्स हम देख रहे हैं जो कहते हैं कि जिमिंग भी कर रहे हैं, वो साथ में स्मोकिंग भी कर रहे होते हैं, या उनको डायबिटीज़ भी होती है, या उनकी फैमिली हिस्ट्री होती है, उनको पता भी नहीं होता, उन्होंने कभी चेकअप भी नहीं कराया होता, और वो एक्सट्रीम एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो जाते हैं। तो हम कहते हैं जिसने भी जिमिंग करनी है, जितने भी एक्सट्रीम स्पोर्ट्स करनी है, मैराथन दौड़ना है, अपना चेकअप तो करा लीजिए, पहले देख लीजिए कि आप उसके लिए फिट हो, सो दैट आप ये कर सकें। एक और बात मैं कहूँगा एक्सरसाइज के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और समझने की है। अगर आप 40 मिनट से ज़्यादा करते हो, तो कई कहते हैं जी मैं तो रोज 1.5 घंटे की एक्सरसाइज करता हूँ। बिल्कुल, हम 2 घंटे जिम में वर्कआउट करते हैं, ये एक फ्लॉन्ट करने वाली चीज हो जाती है। एब्सोल्युटली। तो जिमिंग की तो बात कर दी कि वो तो वैसे ही इट्स मेंट फॉर अ डिफरेंट पर्पस, जो कि बॉडी बिल्डिंग वगैरह है, बट कई लोग कहते हैं कि मैं 1.5 घंटे की एक्सरसाइज करता हूँ, मैं 2 घंटे की। हार्ट हेल्थ के लिए तो हमें 200 मिनट्स पर वीक की ही चाहिए। उसके बियॉन्ड आप जब एक्सरसाइज करते हो तो यस, आपका स्टेमिना बढ़ रहा होता है, आपका पर्पस ही डिफरेंट है। मैंने स्टेमिना बढ़ाना है, मैंने चाहे उसके बाद जॉगिंग और मैराथन रनिंग करनी है, या मैंने वेट रिडक्शन करना है, मैंने कैलोरीज बर्न करनी है, उसके लिए आप ज़रूर करो, एक घंटा करो, आप 1.5 घंटा करो, आपकी कैलोरीज बर्न होंगी, आप मोटापा कम होगा और कम हो जाएगा। हार्ट हेल्थ जिसमें है वो तो 200 मिनट्स इन अ वीक, बियॉन्ड उसके आप अदर पर्पसेस के लिए कर रहे हो, हार्ट डिजीज़ पे और ज़्यादा असर नहीं पड़ेगा। इंपॉर्टेंट बात एक और बता दूं जी जी, लोगों को। बिल्कुल बिल्कुल। आई एम सॉरी कि आप, मैं बोलते ही जा रहा नहीं हूँ नहीं, और आप हम पूछ नहीं आपको ही पा रहे सुनना हो। चाहते हैं आज। तो लोग कहते हैं कि मुझे तो टाइम ही नहीं मिलता एक्सरसाइज का। सबसे कॉमनेस्ट स्पेशली इन द यूथ ये है, जो रिटायर हो गए हैं, जो जो एज के हिसाब से जिनको टाइम मिल रहा है, तो वो कहते हैं कि ठीक है। तो ज़्यादातर लोग जो पार्क्स में वॉक कर रहे हैं, आप यूथ को नहीं देखोगे, आप एल्डरली रिटायर्ड को देखोगे। द रीज़न इज़ कि यूथ कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है एक्सरसाइज का, लाइफ इज़ सो बिजी, वैसे भी बिजी हो गई है, सुबह सवेरे निकलना पड़ता है, कंपिटिटिव लाइफस्टाइल है, एक स्ट्रेस है, काम पे रात को देर से आना पड़ता है, डेडलाइंस मीट करनी पड़ती हैं, और कहाँ टाइम है। सो 2-3 चीज़ें याद रखने की है। अगर तो खाने का टाइम है और चाय ब्रेक्स का टाइम है, और चाय ब्रेक्स में साथ में पकौड़े खाने का टाइम है, तो ज़रूर एक्सरसाइज का भी टाइम मिल सकता है। सिंपल बातें ये हैं टू पुट इट इन योर लाइफ, कि अगर हमने हार्ट को नहीं ठीक किया, अगर हमने हार्ट की केयर नहीं की, तो हमारी ज़िंदगी ये दिल पे ही चल रही है। हमारी ज़िंदगी उस स्कूटर पे नहीं चल रही है, हमारी ज़िंदगी उस कारों में नहीं चल रही है, हमारी ज़िंदगी वर्क से नहीं चल रही है, हमारी ज़िंदगी इस हार्ट को चला रहा है। और अगर हमारा हार्ट ठीक रहा तो ये सब काम और हमारी सब एम्बिशंस, हमारे सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कंप्लीट हो जाएंगी, प्रोवाइडेड इसका ख्याल रख सके। तो क्या ख्याल रखना है? हम कहते हैं हमें टाइम नहीं है, ठीक है, हम न्यूज़पेपर भी नहीं पढ़ते, टाइम नहीं है, हमारे खाने का भी टाइम नहीं होता, हमारे कुछ करने का टाइम नहीं होता, नहाने का टाइम होता है, ठीक है। थिंक दैट दिस इज़ नहाना टू योर हार्ट, ठीक है। अगर हम खुद नहा रहे हैं तो ये हार्ट को भी नहलाना बड़ा ज़रूरी है। सो इसका सिंपल तरीका ये है कि जब हम गए काम पे, और हर आज बिल्डिंग में हमारा ऑफिस 3rd फ्लोर पे है, 4th फ्लोर पे है, हर एक में सीढ़ियाँ बनी हुई हैं, तो हम सीढ़ियों पे चढ़ते क्यों नहीं हैं? हम लिफ्ट क्यों यूज़ करते हैं? अगर हमने वो सीढ़ियाँ ही दिन में 10 बार अपने 4th फ्लोर से नीचे ऊपर कर लिया तो हमारी तो एक्सरसाइज होगी। वो जो हमें चाय का टाइम मिलता है, अगर उस चाय के टाइम को चाय ना पी के और स्नैक्स ना खा के, बाय द वे बिस्किट्स अगर आपके पास पड़े हो मत खाइएगा, क्योंकि एक्चुअली दैट्स ट्रांस फैट्स। अगर उसका ना लेके हम वही कहें कि ये 10 मिनट हम ऊपर नीचे चढ़ने में लगा दें। हम देखते हैं कि अपना स्कूटर इतना पास पार्क करें अपने ऑफिस से कि हमें चलना कम से कम पड़े। क्यों ना हम थोड़े 100 गज दूर और 200 गज
200 गज दूर पार कर दे कि हमें वो 200 गज ही चढ़ना पड़े। मैं आपको आइडियाज़ दे रहा हूँ कि दिन में कितनी तरीके हैं। मैं तो कहता हूँ कि आजकल हर एम्प्लॉयर को अपने ऑफिसेज में एक ट्रेडमिल लगा देनी चाहिए कि जो भी व्यक्ति को 10 मिनट रिलैक्स करना हो ना, तो वो जाके ट्रेडमिल पे 10 मिनट चल ले। साथ में सामने टीवी लगा दो, प्रोग्राम भी देखे और 10 मिनट और चले। आप वो वर्क में इतना इजीली फिट कर सकते हो। आप आते वक्त ही घर से पहले उतर जाओ, घर ही तक चल लो, घर ही अपनी सीढ़ियों पे चढ़ लो, बट यू कैन एक्चुअली फिट इट इन टू योर लाइफ दैट एक्सरसाइज, यही सोच के कि मैंने आज अपने दिल के लिए क्या किया। अपने काम के लिए तो कर लिया, हर एक के लिए कर लिया, मैं अपने लिए कर लिया, बट दिल के लिए कुछ नहीं किया। दैट हैज़ टू बी इनग्रेन्ड इन माइंड। तो दिल का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है। दिल है तो सब कुछ है। एक्सरसाइज हमने एक पार्ट कवर कर लिया अच्छे से। अब दूसरा पार्ट आता है सर, खान पान। क्या तेल खाना बिल्कुल छोड़ दें? क्या पिज्ज़ा बर्गर बिल्कुल छोड़ दें? एकदम सात्विक भोजन पर आ जाएं? नहीं, बिल्कुल सात्विक भोजन पे तो कभी नहीं आना चाहिए। वैसे आज नवरात्रे शुरू हो रही हैं। हाँ, मेरा तो फास्ट भी है। आज तो मुझे कहना पड़ेगा कि सात्विक भोजन पे आना चाहिए। हाँ। बट या डेली लाइफ में बैलेंस डाइट ना, मैं कहता हूँ वेजिटेरियन नॉन वेजिटेरियन, जो नॉन वेजिटेरियन खाते रहे, वेजिटेरियन खाते रहे, बिल्कुल ये दीज आर चॉइसेस। बट समझने की बात ये है कि क्या खाना है। और हम बैलेंस डाइट क्यों कहते हैं? पता है, जो बिगेस्ट चेंज जो पिछले 15 सालों में हुआ है इज फास्ट फूड्स। जो हम अनहेल्दी डाइट्स कहते हैं, इट्स द फैट्स इन दैट फूड, ट्रांस फैट्स इन्हें कहते हैं। और जो ट्रांस फैट्स होते हैं वो सबसे हानिकारक होते हैं। तो फैट्स तो चाहिए ही आफ्टर ऑल ह्यूमन बॉडी को, तभी तो प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स आए थे। हर खाने में है, ये एक प्रोपोर्शन में हमें लेना पड़ता है जो हम कहते हैं बैलेंस्ड। और फैट्स हमारे लिए वाकई ही बॉडी के लिए एसेंशियल्स हैं, क्योंकि हमारे ब्रेन सेल्स, न्यूरॉन्स, कई चीज़ें इसी फैट से बनती हैं। इट इज़ द टाइप ऑफ फैट्स एंड द क्वांटिटी ऑफ फैट्स जो हम कहते हैं विच इज़ बैड। तो जो फास्ट फूड्स हैं, जो बहुत कुक्ड एंड रीकुक्ड हैं बाहर में, जो तली हुई चीज़ें हैं, जैसे कि हम देखते हैं कि फ्राइज़ तो वो एक तेल में बार बार फ्राई हो रही हैं और पूरा दिन वो तेल है, या समोसे वाला वो पूरे दिन समोसे उसी में तल रहा है और पता नहीं 400 समोसे या 1000 समोसे उसी में उसने तल दिए। वो तेल खराब हो रहा है। इट इज़ नॉट द समोसा। आप, आई होप यू अंडरस्टैंड, दैट इज़ द वर्स्ट सॉर्ट ऑफ फैट्स। तो हमारे, मैंने अभी कहा कि बिस्किट्स इज दी स्टोर्ड आइटम्स जिसमें कि हमें उसके पीछे लिखा होगा ट्रांस फैट्स। सो व्हेन वी टॉक अबाउट हेल्दी डाइट, वी टॉकिंग अबाउट फ्रेश फूड। घर का खाना कभी खराब नहीं होता है। आई कैन टेल यू दैट स्ट्रेट अवे। कोई भी आजकल ऐसा घर नहीं है जो इतना सारा तेल डाल के फ्राई करके एक दूसरे को खिला रहा हो। It is the type of oil, so balanced diet is the best. Fast foods, eating outside, fried stuff, stored stuff, artificial foods, all are unhealthy. और फिर कार्बोहाइड्रेट्स, वाइट शुगर्स जो हम कहते हैं, वो मोटापा करती हैं, तो उसको कम मात्रा में लेनी चाहिए। इसी तरह प्रोटीन्स इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। और कहते हैं ना फैट्स खराब है, इट इज़ द टाइप ऑफ फैट्स विच आर खराब, इट इज़ नॉट द फैट इट्सेल्फ। इसीलिए हम कहते हैं कि फ्राइड ज़्यादा न लें, इज़ कि ये नहीं कहते कि नहीं लें, ज़्यादा न लें। शुगर्स को अवॉइड करें, ये नहीं कि खाना बंद कर दें, मीठी चीज़ें को बिल्कुल ख़त्म ही कर दें लाइफ से। कोई भी एक्सट्रीम डाइट हेल्दी नहीं होती है। वो फैट्स होते हैं जो आपको एक पर्पस से, अगर आपने आप कह रहे थी कि कीटो डाइट है, हाँ। इंटरमिटेंट है, वाटर थेरेपी है, इस तरह की बहुत सारी डाइट्स जो हैं आजकल सामने आ रही हैं। 2 मील्स अ डे, ये सब कुछ आप सुनते होंगे यकीनन। तो ये क्या हमारे दिल पे असर डालती हैं? दिल पे नहीं, बॉडी पे ही एज अ होल असर डाल रही है। उनका एक पर्पस है, एंड दैट पर्पस इज वेट लॉस। वो वेट लॉस का पर्पस जिंदगी भर नहीं कंटिन्यू हो सकता। दीज आर टेम्पररी डाइट्स। इनफैक्ट ये टेम्पररी डाइट्स आपका पर्पस अचीव कर देंगी ऑफ वेट रिडक्शन, बट उसके बाद सस्टेनेबल नहीं होती हैं। और बॉडी इसलिए बनी ही नहीं थी। अगर इसी तरह बनी होती तो हम आ गए होते कई साल पहले। हम ये 3 बार या रेगुलेटेड मील्स या 4 बार थोड़ा थोड़ा खाना नहीं खा रहे होते जो बॉडी को चाहिए। हम वैसे ही ऐसे ही
एक ह्यूमन काइंड होते जो कि एक बार खा के 2 दिन चल जाती। तो हम लोग की बॉडी बनी ही नहीं थी इसके लिए, करेक्ट? हम लोग तो बने ही थे कि थोड़ा थोड़ा खाएं सो इसको एनर्जी प्रोवाइड हो। सो वी आर एक्चुअली नाउ सेइंग कि एक्सट्रीम डाइट्स आर फैड्स मेंट फॉर अ पर्पस की वेट लॉस है, बट सस्टेनेबल डाइट तो वही होगी बॉडी के लिए जो कि एक रेगुलेटेड बैलेंस हो, जिसमें कि फ्रूट्स हो जो कि कभी खराब नहीं होते, अपार्ट फ्रॉम डायबिटिक्स के लिए कुछ शुगर खराब होती हैं, फूड्स हो, वेजिटेबल्स हो, हर वेजिटेबल अच्छी है और सही तरीके से कुक्ड हो घर में। Says meat also attribute like red meat क्या दिल की सेहत बिगाड़ता है? जी हाँ, वी एक्चुअली डू नॉट एडवोकेट रेड मीट। रेड मीट में फैट्स ज़्यादा होते हैं, दे आर वेरी रिच इन फैटी कंटेंट। हम कहते हैं कि रेड मीट को अवॉइड करना, कि अवॉइड ये नहीं कहते कि कभी खाना नहीं चाहिए। अगर हफ्ते में या 2 हफ्ते में किसी ने खा लिया तो उसमें कोई पाप नहीं है, चाहे हार्ट डिजीज हो भी, बट रेगुलेट करना चाहिए, एक्सेस में नहीं खाना चाहिए। और बाय द वे, इफ यू हैव टू गो फॉर नॉन वेजिटेरियन एंड समबडी है नॉन वेजिटेरियन और उसको हार्ट डिजीज है, तो हमारी एडवाइस वेरी क्लियर होती है कि आप खा सकते हैं, जिसमें कि फिश कभी ज़्यादा फैटी नहीं होती है। फिश इज़ गुड। ग्रिल्ड खाइए, नॉन वेजिटेरियन जो भी हैं ग्रिल्ड खाइए, चिकन ओकेजनली, रेड मीट को अवॉइड करें, और रियली लैम्ब इज़ बेटर देन रेड मीट, बट ये सब अगर ग्रिल्ड खाएंगे तो बेटर होगा। आज के दिन वैसे भी नवरात्रे स्टार्ट हो गई हैं तो वी माइट एज वेल एटलीस्ट जो नवरात्रे फॉलो करते हैं वो तो फिर वेजिटेरियन खाएं। बिल्कुल सर। एक चीज़ और है, ऑयल। अब आपने मीट की हमने बात के लिए ऑयल, कई लोग कहते हैं कि भाई वनस्पति ऑयल होना चाहिए, मूंगफली का तेल होना चाहिए, ऑलिव ऑयल होना चाहिए, कनोला ऑयल होना चाहिए, घी होना चाहिए, क्या होना चाहिए? और ये नवरात्रि की बात आई तो मेरे को ये भी कहना पड़ेगा कि मैं आज से मैं वेजिटेरियन हूँ। डेफिनेटली these are the days that I do follow this, and yes, absolutely no alcohol for the next 9 days. So that's, I think, Yes. this is fine for those who really want to celebrate the Navratras. I think that's fair. आपने पूछा तेल Oil. का, तेल के भी फैट्स हैं, तेल के भी बड़े फैट्स हैं। ऑयल, हाँ, हमारे पेरेंट्स और हमारे दादा परदादों को तो बड़ी कम हार्ट डिजीज थी और वो तो घी खाते रहते थे। सो ये फैट्स में आए वनस्पति जो कि घी की तरह लगते थे, एंड मेनी ऑफ देम केम अराउंड 20-30 years ago. अच्छा, वो दे वर हाइड्रोजनेटेड फैट्स, वो खराब फैट्स थे। तो अगर हम अभी अपने लाइफ में देखें, नॉर्मल ऑयल जो हम लेते हैं, कॉर्न ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, कनोला, राइस ब्रांड, ये बहुत सारे हैं, ऑलिव बहुत ऑयल। सारे हैं, हाँ। ये तो कॉमनली यूज्ड ऑयल हैं, दे फाइन। बट मस्टर्ड ऑयल, द चीपेस्ट एंड द मोस्ट स्टेपल, कहूँगा मस्टर्ड ऑयल, वो एक्चुअली बहुत अच्छा ऑयल है। मस्टर्ड ऑयल इज़ अ वेरी गुड ऑयल। अच्छा, हम फैज में भी जाते हैं तो ऑलिव ऑयल इज़ अ गुड ऑयल, बट एक्सपेंसिव ऑयल, तो लोग जाकर ऑलिव ऑयल खरीदते हैं कि शायद यही खाना चाहिए, महंगा है तो अच्छा होगा ना, महंगा तो अच्छा होगा, बट एज सिंपल एज मस्टर्ड ऑयल इज़ ऑल्सो ग्रेट। सो एक्चुअली अगर आप घर का खाना सोचें इस टाइम पे हर एक के घर में, तो अच्छा, घी इज़ नॉट बैड। 1 or 2 teaspoonful ऑफ घी इज़ बेटर देन मेनी ऑफ द बैड ऑयल जो कि हम पहले खाते रहे हैं। तो इसलिए वो हेल्दी माना जाता है, एक स्पेसिफिक 1 या 2 चम्मच पर डे। ये नहीं कि हर सब्जी घी में बन रही है क्योंकि डॉक्टर सेठ ने कहा था कि घी इज़ नॉट बैड, तो अब तो हर चीज़ घी में बननी चाहिए। यू हैव टू अंडरस्टैंड कि 1 or 2 teaspoonful इज़ नॉट बैड कंपेयर टू मेनी ऑफ द अदर थिंग्स दैट वी बीन ईटिंग। सो आप अपना घर में बैलेंस रखिए। सिंपल ऑयल्स आर गुड प्रोवाइडेड आप उसको एक्सेस ऑयल में न तल रहे हों। और आजकल आई डोंट बिलीव कि किसी का घर का खाना इतने ऑयल में बन रहा है कि वो ड्रिप कर रहा है खाना ऑयल से। बाहर के खाने आपने देखे ही हैं, जब तक ऑयल तैर ना रहा हो तब तक वो खाना अच्छा नहीं समझा जाता। आप भी खुद कहते हो कि किस रेस्टोरेंट में पहुंच गए, इसमें तो तेल ही नहीं दिख रहा है, ये बड़ा सूखा सूखा खाना है। ट्रू सर। और सर किचन में अपने क्या चेंजेस ला सकते हैं? ऑयल में तो आपने बताया कि ठीक है, मस्टर्ड एंड घी इज़ अ बेटर ऑप्शन, बट अगर हम अपनी किचन के अंदर क्या गेहूं को पूरी तरह से बंद कर दें?
आजकल एक गेहूं सबसे बड़ा दुश्मन हो गया है तो क्या Yes. उसको बंद कर दें? किचन में क्या कुछ ऐसे रिप्लेसमेंट्स हो सकते हैं जो हमारे दिल को अच्छा रख सकते हैं? मैं अब डाइटिशियन की तरह तो नहीं बात कर सकता न ही एक होम मेकर की तरह बात कर सकता हूँ, neither like a cook. I'm very balanced around all these things to say कि yes, मैं भी personally मैं wheat avoid कर रहा हूँ. I ब्राउन ब्रेड ज़्यादा खाता हूँ मैं, wheat को अवॉइड करके wheat germ breads. बट पता क्या है, अगर आप कोई भी चीज़ स्मॉल क्वांटिटीज़ में खा रहे हो, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसको आप 100 कहो कि मेरे को इसको रिमूव ही कर देना लाइफ से. ठीक है. यू शुड मूव टूवर्ड्स मोर ऑफ ग्रेन्स. मिलेट्स की बात आ गई है. यस, वी डेफिनेटली प्रमोट मिलेट. आई थिंक इट इज़ अ गुड ग्रेन टू हैव. और रिफाइंड चीज़ें जो हैं वो ज़्यादा ख़राब होती जा रही हैं. इफ़ यू रियली वुड अंडरस्टैंड, हम लोग के पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स के टाइम पे कम रिफाइंड चीज़ें होती थी. इतना फाइन आटा नहीं होता था जो बिल्कुल सफ़ेद होता था, ग्राउंड करके फिर भी उसमें भूसा होता था. एंड ऑल दीज थिंग्स हैव बीन हेल्पफुल इन द पास्ट. जितने भी हम ग्रेन्स खाते हैं, जितना भी भूसा खाते हैं, गट को हेल्प करता है, कई तरीके से हेल्प करता है. जितनी भी हम रिफाइंड चीज़ें करते जाते हैं उससे कई एडवांटेजियस या फ़ायदेमंद आइटम्स रिमूव हो रही हैं. और इसीलिए हम कहते हैं जब मिलेट्स की बात आती है तो वी आर गोइंग टू मोर टुवर्ड्स ग्रेन्स rather than more refined stuff. So that also again, lifestyle changes helps your heart. Lifestyle changes. और ये balanced diets पे आता है कि आप बहुत refined ना खा के ये सब करें, so that ये balanced life है. ये सब heart को help करता है. In fact heart को नहीं, पूरी bodies को help करता है. So yes, कुछ हद से हमें refined चीज़ों को remove करके more grains and millets पे आना चाहिए. That helps to body in multiple ways. Heart health जहाँ तक सवाल है, इनको quantify करना बड़ा मुश्किल होता है. In general, balanced, healthy diet, less of saturated fats, use of proper oils in moderate quantities, and less eating outside and more eating at home is the right way to go for your heart. सर अब एक चीज़ और है, लोगों को बीपी की शिकायत. अब बहुत सारे लोग होते हैं, आपने कहा कि बीपी का और हार्ट का सीधा सीधा रिलेशन है. अगर आपको बीपी आपको मॉनिटर करना चाहिए, डायबिटीज़, बीपी हो गया, उसके बाद भी लोग बात कहते हैं नहीं हम दवाई नहीं खाएंगे, आदत पड़ जाएगी. हाँ, ये भी कहते हैं कि एक बार आपने प्रिस्क्राइब कर दी इसलिए आपके पास नहीं आता है कि आप हमें दवाई दे दोगे और फिर ज़िंदगी भर खानी. हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप. तो क्या हम अपने हार्ट के साथ गलत कर रहे हैं? सी, ये एक एक्सप्लेनेशन की बात है और वो एक्सप्लेनेशन आपको सबको दे रहा हूँ. डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल दवाइयों से कंट्रोल होता है, क्योर नहीं होता. क्योर का मतलब है एक बार आपने दवाई दी उसके बाद वो बीमारी ख़त्म हो गई. सिर्फ आज तक ह्यूमन बॉडी में एक ही बीमारी है जो कि क्योर होती है, वो है इन्फेक्शन. अदरवाइज कोई ऐसी बीमारी नहीं है. हर एक के लिए कंट्रोल बना हुआ है, क्योर अब तक नहीं आया है. कोई भी बीमारी ले लो, चाहे कैंसर ले लो, चाहे हार्ट डिजीज़ ले लो, इन सबको हम कंट्रोल कर रहे हैं. ओके, सो व्हाट डज दैट मीन? कि हमने जब तक दवा दी तब तक वो कंट्रोल में है और दवा हटा दी तो ये आउट ऑफ कंट्रोल चली गई. तो बीपी 180/90 के साथ या 180/100 के साथ कोई आया, उसकी हमने कंट्रोल कर दिया. जब वो 130/80 पे था तो उसने को कहा कि अब तो बीपी दवाई खाने की क्या ज़रूरत है, ये तो ठीक हो गया मेरा बीपी. उसके बाद 2 हफ्ते बाद फिर से हेडेक लेके आया तो बीपी 200 पे पहुंचा हुआ है. समझाना बड़ा ज़रूरी है कि दवाई इसलिए दे रहे हैं कि ये कंट्रोल में रहे. जिस दिन दवाई हट जाएगी या आउट ऑफ कंट्रोल चले जाएगा, तो इसीलिए सही मात्रा में दवाई खाना बहुत इम्पॉर्टेंट है. कुछ लोग कहते हैं अब तो आ गया, अब तो दवाई कम कर दीजिए, आपने तो 3 दवाइयों से स्टार्ट किया था, अब एक हमने सोचा है कि हम एक ही खाते हैं, वो तो कंट्रोल में आ गया है. नहीं, दैट इज़ द रॉन्ग थिंग जो आपने, इसीलिए समझाना ज़रूरी है कि ये आदत नहीं है और न ही ये कि डॉक्टर ने दे दी तो वो ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी. खानी इसलिए है कि आपकी बॉडी तभी सेफ रहेगी कि आपकी ये चीज़ें कंट्रोल में रहें. वो ज़रूर है कि वो उस मात्रा में एडजस्ट कर देंगे डॉक्टर कि वो कंट्रोल में रहे. हो सकता है इनिशियली हायर डोजेज हो, उसमें कम डोज, बट डॉक्टर की एडवाइस फॉलो करना बहुत ज़रूरी है.
और दवाई जिस मात्रा में प्रिस्क्राइब की जाती हैं उसी मात्रा पे खाना बहुत ज़रूरी है, तभी बॉडी ठीक रह सकती है, तभी ये बीमारियां कंट्रोल में रह सकती हैं और उनका हानिकारक जो बॉडी पे इफेक्ट आता है तभी वो भी अवॉइड हो सकता है। ठीक है, अब जरा कुछ ऑडियंस से भी सवाल ले लिए जाएं, फिर मैं अपने सवालों पर लौटूंगी। जी सर, क्या सवाल लेना चाहते स्मोकिंग पे बात नहीं आई। हैं? हाँ बिल्कुल, स्मोकिंग। Sorry, चलिए, एक मैं ये पानी भी पी ये लूं। पानी से खुला हो रहा और एक और बात, हाइड्रेशन अपने आप को बड़ा ज़रूरी है। एक चीज़ आप जो अपने हर एक में समझना है, जितना आप पानी पिएंगे उतना आपकी बॉडी को के लिए अच्छा है। हम लोग को लगता नहीं है कि पानी की ज़रूरत है, और आप लोग को देखोगे कि कई बार आप पूरे दिन चले जाते हो, अरे आज तो पानी पिया नहीं, जब अनलेस कि बाहर घूम रहे हो एट्सेट्रा इन द प्रेजेंट एटमोसफियर। बट डिस्पाइट दैट आपको 2-2.5 से 3 लीटर पानी आपकी बॉडी को चाहिए, और चाहिए मीन्स कि तभी बॉडी चल सकती है। तो ये एक अपना एक नियम बना लीजिए। मैंने किया हुआ है ये नियम इसलिए कि चाहे मैं कैथ लैब में हूँ, प्रोसीजर्स कर रहा हूँ, ओपीडी में हूँ, ऑफिस में हूँ, कहीं भी हूँ, मैंने ये बोतलें इतनी ज़्यादा आपस में रख रखी है, और मेरे हर स्टाफ को इंस्ट्रक्शन है कि आधे घंटे में अगर मेरे को ना याद आए ना, हाथ में एक बोतल पकड़ा दो। सो डू मेक श्योर दैट यू ड्रिंक वाटर। है। ग्रेट सर। तो सर आपका सवाल क्या था? डॉक्टर साहब, आप हमेशा दो चीज़ों के लिए तो आपने कह दिया कि खाना ठीक बैलेंस डाइट कीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और साथ में एक तीसरी एडवाइस भी देते हैं कि टेंशन मत लो। टेंशन तो आजकल हर बच्चे में है, बुजुर्गों में है। बच्चे जो घर से निकलते हैं तो बॉस कहीं लेट हो गए तो डांट पड़ जाएगी, वहाँ पहुँचे नहीं तो ये चीज़ मिस हो जाएगी। तो टेंशन को कैसे ख़त्म करके टेंशन का डायरेक्ट जो आपका हार्ट से है उसका रिलेशन, तो उसको कैसे टेंशन, आप सबसे पहले एडवाइस करते हैं टेंशन मत लो, टेंशन मत लो। फिल्मी डायलॉग है कि हम टेंशन लेते नहीं, देते हैं। तो वो उस चीज़ को कैसे टेंशन को ख़त्म करें, वो बताएं आप। बहुत बहुत ही अच्छा सवाल, वेरी गुड क्वेश्चन। एंड स्ट्रेस बहुत डेफिनेटली एक रिस्क फैक्टर रहा है पिछले 15 सालों में यूथ पे स्पेशली, क्योंकि सही बात है, डेडलाइंस मीट करनी होती है, एक स्ट्रेसफुल एटमॉस्फेयर होता है, इनफैक्ट कम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर है, रात तक काम करना पड़ता है, और ये काम ही नहीं, इरेगुलर काम करना पड़ता है, किसी को रात में काम करना पड़ रहा है, किसी की शिफ्ट चल रही है। स्ट्रेस तो हर एक को है, हर कोई यहाँ पे बैठा है उसको स्ट्रेस है। किसी को काम का स्ट्रेस है, किसी को अपने बॉस का स्ट्रेस है, तो किसी को अपने बच्चे का स्ट्रेस है, तो किसी को होम मेकर को ये स्ट्रेस है कि पिछले 4 दिनों से न कुक आया है, न कोई काम करने वाली बीमार पड़ गई है, वो भी तो स्ट्रेस है। एवरीबॉडी हैज़ अ स्ट्रेस। मेरे को किसी और चीज़ का स्ट्रेस होगा, मेरे को कार खराब हो गई है, टायर पंचर हो गया है, ड्राइवर नहीं आया, उसका स्ट्रेस हो सकता है। इट इज़ नॉट द स्ट्रेस, इट इज़ किस तरह आप बॉडी को ट्यून करते हो उस स्ट्रेस को एक्सेप्ट करने के लिए। सो स्ट्रेस हर एक को है, तो व्हाट डू वी से कि हाउ टू रिलीव स्ट्रेस। रिलीफ ऑफ स्ट्रेस इज मल्टीफैक्टोरियल। आपको स्ट्रेस रिलीफ होता है योगा। योगा क्या चीज़ है? एक योगिक वे ऑफ थॉट प्रोसेस है, थिंकिंग है, मेडिटेशन है। क्या करता है? आपके स्ट्रेसेस को रिलीव कर रहा है, दैट इज वन थिंग। हॉबीज, हॉबीज रिलीव स्ट्रेस। आप पूरे दिन स्ट्रेस्ड हो, आपकी एक म्यूजिक सुनने की हॉबी है, वो स्ट्रेस रिलीव कर रही है। आपने कहा कि मैं फैमिली के साथ, चलो पूरे दिन थका हुआ हूँ, बच्चों के साथ खेल लूँ, दैट इज अ रिलीफ ऑफ स्ट्रेस। आपने सोचा कि मैं फैमिली के साथ कहीं बाहर ही चला जाऊँ, एक पिक्चर देखा हूँ। टाइम निकालो अपने लिए, टाइम निकालो फैमिली के लिए, टाइम निकालो हॉबीज़ के लिए, टाइम निकालो अपनी हॉबीज़ को बिल्ड करने के लिए। आप सडनली ट्रांसफॉर्म होने शुरू हो जाओगे टू एक्सेप्ट दैट स्ट्रेस। स्ट्रेस तो फिर भी रहेगा, बॉस तो वही है, बॉस तो रोज़ आपको मिलेगा, मगर उसको आपका एटीट्यूड चेंज होता जाएगा जो बॉस कह रहा है उसके आप उन लाइफ की उन चीज़ों को देखना शुरू करोगे जो आपको जॉय प्रोवाइड करती हैं, उन चीज़ों को भूलना शुरू कर दोगे जो आपको स्ट्रेस प्रोवाइड कर रही है। और सबसे बड़ी बात है जो आजकल मिस आउट हो रही है, स्पिरिचुअलिटी। अगर आपने स्पिरिचुअलिटी को साथ में डाल दिया तो आप क्या कहते हो? जो लोग स्पिरिचुअल होते हैं, आई एम नॉट सेइंग कि हर एक को भगवान की पूजा से ही स्टार्ट करना चाहिए और आज जब तक आधे घंटे पूजा न की तब तक दिन न स्टार्ट हो, ये नहीं कह रहे हैं। बट जब अगर आपको समझना शुरू कर देते हो कि आपकी लाइफ एक्सेप्ट करो
क्योंकि ये आपके लिए विल्ड था और शायद ये चेंज हो जाएगा, बिकॉज भगवान चाहता है इस टाइम पे ये चीज़ हो, बट ये चेंज ज़रूर होगी। अगर ये बॉस आज मुझे तंग कर रहा है तो ज़रूर एक टाइम आएगा मेरा जिसमें कि मैं इससे बेटर करूँगा। या आज कुछ हुआ आपके साथ जो आप कहते हो कि ये तो बड़ी डिसअपॉइंटमेंट थी, मेरी ज़िंदगी इसके बाद आगे चलेगी कैसे, और वही देखोगे आप कि 6 महीने बाद आपकी ज़िंदगी ही चेंज हो गई, जो नौकरी नहीं मिली उससे बेटर नौकरी मिल गई। तो ये जो स्ट्रेसेस है ना, वी हैव फॉरगॉटन इन दिस लाइफ ऑफ फैसिनेटिंग एडवांसमेंट ऑफ साइंस, जिसमें कि कंप्यूटर आज मेरे हाथ में है, जो कि एक 50 साल पहले पूरे रूम में एक कंप्यूटर फिल करता था, मेरे हाथ में ये कंप्यूटर है, जो ये फ़ोन है ना कंप्यूटर है। जब इस टाइम पे हम स्पिरिचुअलिटी को भूल जाते हैं, बड़े कोविड ने हमें समझा दिया कि क्या स्पिरिचुअलिटी थी। वर्ल्ड ह्यूमन काइंड रुक गई और उस वक्त भगवान को हमने याद करना शुरू कर दिया कि हमें कुछ ना हो। सो अगर स्पिरिचुअलिटी ले आओ ना तो वही स्ट्रेसेस ईजी हो जाते हैं लाइफ में। सो यू राइट, बट वी हैव टू लेट देम, वी हैव टू ट्यून आवर बॉडी to be able to absorb those stresses. सर आपने बहुत अच्छे से बता दिया है कि स्ट्रेस को किस तरह से दूर रखना है, और साथ ही आपने भी जिक्र कर दिया है कोविड का, तो उसके साथ कोविड वैक्सीन और उससे रिलेटेड हार्ट रिस्क की बात भी मैं करूंगी, क्योंकि वो तो मिस आउट हो ही नहीं सकता है। तो एक ऑडियंस का सवाल पहले ले लें, फिर ये मेरा सवाल आपके पास होगा जी। सर, what are the आप बैठो प्लीज प्लीज। what are the primary signals of heart attack? वेरी इंपॉर्टेंट। हार्ट डिजीज का पहला सिग्नल, और हम हार्ट अटैक पे भी आएंगे, हार्ट डिजीज का पहला सिग्नल होता है कि ब्लॉकेजेस आ रही हैं। और बाय द वे एज के हिसाब से ब्लॉकेजेस हार्ट में आना एजिंग प्रोसेस है, इसलिए हम कहते हैं कि 60 के बाद ब्लॉकेजेस आ सकती हैं, क्योंकि जिस तरह हमारे बाल सफ़ेद होते हैं, जॉइंट में आर्थराइटिस होती है, उसी तरह हार्ट में ब्लॉकेजेस भी आती हैं आर्टरीज में। और उसका पहला सिग्नल होता है कि अगर हम वॉक के लिए जाते हैं या सीढ़ियाँ चढ़ते हैं तो हैवीनेस आनी शुरू हो जाती है चेस्ट में, अनकंफर्टेबल फीलिंग कि अब हम चल नहीं पा रहे हैं, और अगर स्लो हो जाते हैं बैठ जाते हैं तो फिर आराम मिलता है। और अक्सर जो एल्डरलीज यही कंप्लेन करते हैं कि हम वॉक्स के लिए सवेरे रोज़ जाते थे, बट हम तो पहले 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर चल रहे थे, अब 2 किलोमीटर के बाद कोई अनकंफर्टेबल फीलिंग लगती है। तो ये तो फर्स्ट साइन है कि कोई ब्लॉकेज आ रही है, इंपॉर्टेंट। और ये ब्लॉकेजेस तब तकलीफ देती हैं जबकि 70% से ज़्यादा वो आर्टरी को रोक रही हूँ ब्लड। इसीलिए आप सोचते हो कि वो तो कल तक ठीक था, आज हार्ट अटैक कैसे आया, क्योंकि उनको पता नहीं चला कि ये ब्लॉकेजेस आ रही हैं, क्योंकि वो उस सीरियस तक नहीं पहुंची थी। बट हार्ट अटैक तब होता है कि जब यही 70% या 80% ब्लॉकेज सडनली उसके अंदर क्लॉट बन जाए और सडनली वो ब्लड फ्लो इमीडिएटली रुक जाए और हार्ट को उस आर्टरी से ब्लड फ्लो पहुंचना बंद हो जाए, उसका सिम्टम ये होता है। और वो इमरजेंसी है। जब तक तो ये कहा कि सिम्टम चलने पे आ रहा था तो आप कहते हो ठीक है अब डॉक्टर के पास जाते हैं, ये तो कुछ अजीब सी सिचुएशन डेवलप हो रही है, चेक करा लेते हैं। वो जो सिम्टम है वो है सीवियर पेन, एक बहुत सीवियर कंप्रेशन ऑन द चेस्ट, जो कि एकदम टाइटनेस स्क्वीजिंग सेंसेशन की तरह आता है, हाथ में जा रहा होता है, साथ में स्वेटिंग, घबराहट, नौसिया, उल्टी आना, एकदम एक सेंस ऑफ डूम लगता है कि ये कोई खतरनाक चीज़ आ गई। वो एक मेडिकल इमरजेंसी है, उसमें इमीडिएटली आप कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकते, इमीडिएटली नियरेस्ट हॉस्पिटल पे पहुंचना ज़रूरी है सो दैट आपकी ट्रीटमेंट सही तरीके से हो सके। तो यही आपके सिम्टम का आंसर था कि हार्ट अटैक का क्या सिम्टम होता है और ब्लॉकेजेस जो आ रही हैं जिसने हार्ट अटैक नहीं किया उनका क्या सिम्टम होता है। उसको एंजाइना कहते हैं, जो चलने पे हैवीनेस आती है। सर कुछ ऐसी ही चीज़ें हैं जब आपने कहा कि लेकिन जो बच्चे, छोटे छोटे बच्चे हमने देखा है क्लासरूम में दे कोलैप्स्ड हार्ट अटैक की वजह से, कोई आराम से पार्टी में डांस कर रहा है, दे कोलैप्स्ड। और कई बार जब पता भी करने की कोशिश की गई तो ऐसा नहीं है ज़रूरी कि हर एक की कोई पास्ट हिस्ट्री रही हो या हाई बीपी रहा ही हो, तो ये क्यों हो रहा है? और कई लोग इसको एट्रीब्यूट कर रहे हैं कि भाई कोरोना आया था, उसने शरीर में कुछ ऐसा कर दिया है, और कुछ कह रहे हैं कि वैक्सीन लगवा दी है इसीलिए ऐसा कुछ हो गया है। सो आई थिंक इसका आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है। और पहले मैं एक और सिम्टम आपने पूछा हार्ट का सिम्टम जो बता दूं, जो हार्ट अटैक का सिम्टम। कई बार हार्ट अटैक एटलीस्ट 25 to 30% लोगों में गैस और एसिडिटी का सिम्टम से डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता। और ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है समझना, क्योंकि 30% लोग
इसका मतलब है कि इमीडिएट असिस्टेंस और हेल्प नहीं ले रहे हैं हार्ट अटैक के बाद, और हमारे पास 24 घंटे बाद आते हैं जब हार्ट अटैक हो चुका होता है, क्योंकि वो समझते रहते हैं कि ये एसिडिटी थी, रात को हुई, गैस आ रही थी, अनकंफर्टेबल फीलिंग थी, तो घर में किसी ने कहा कि वो तो चने बने थे, बाहर खाना खाया था, वो आपको सूट ही नहीं करता है, तो आपको यही प्रॉब्लम हो रही है। अक्सर अगर आपको अनयूजुअल एसिडिटी या गैस की सिम्टम होते हैं, और ये नहीं है कि किसी को भी गैस और एसिडिटी हुई तो आप इमीडिएटली डर के अस्पताल भागो, बट अनयूजुअल हो, आपको ऐसे एसिडिटी और गैस नहीं हो रही हो और वो अनयूजुअली आ गई, और वो एसिडिटी और गैस की टैबलेट से आराम नहीं मिल रहा हो, और आधे घंटे में आप रिलीफ नहीं हुए, तो एक सेंसिबल बात है कि नियरेस्ट अस्पताल जाके ईसीजी ज़रूर करा लेना, सो दैट कहीं वो हार्ट अटैक ना हो। क्योंकि 30% लोगों को अगर हार्ट अटैक हो जाता है और उनको पता नहीं चलता तो हार्ट डैमेज हो रहा है, और अगर हार्ट डैमेज हो जाता है आपकी लाइफ शॉर्टन हो गई। दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो बचना ज़रूरी है। नाउ आप बात आई, हाँ हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट। और ये चीज़ डायबिटिक्स में 25%, अगेन देयर इज़ अ प्रोपोर्शन जो कि हार्ट अटैक पता नहीं चलता, स्पेशली डायबिटिक्स में। जिनको डायबिटीज़ है उनको कई बार सिम्टम्स ऐसे आते हैं, या तो बिल्कुल साइलेंट पता ही नहीं चला, या थोड़ी स्वेटिंग हो गई, या किसी रात को घबराहट हो गई थी जो ठीक हो गई, या सांस फूला था और सिर्फ सांस ही फूला, पेन आया ही नहीं, जो मैंने बताया कि सीवियर चेस्ट पेन की लगे कि बहुत कोई ख़राब सिचुएशन डेवलप हो रही है, सिर्फ स्वेटिंग ही हुई, नौसिया वॉमिटिंग हुई, थोड़ी तबीयत खराब हुई, ठीक हो गई, और पता चला कि अटैक था। दैट इज साइलेंट अटैक, डायबिटिक्स में कॉमन है, इसलिए हम स्पेशली एम्फसाइज करते हैं, और ऐसा लेडीज़ में भी होता है, हम एम्फसाइज करते हैं कि चेकअप कराइए। ये चीज़ें चेकअप से पता चलेंगी, पहले बीमारी का चेकअप हो, पता रहे कि हार्ट डिजीज़ है कि नहीं। अगर नहीं पता हो तो साइलेंट अटैक आएगा, अगर पता हो तो आप हर सिम्टम को कोशिश करोगे रिकग्नाइज करने की, क्योंकि ब्लॉकेजेस हैं, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है, और इन्हीं साइलेंट अटैक से हम बच सकते जी। हैं। आपने पूछा बहुत इंपॉर्टेंट कि बच्चों में ये जो देख रहे हैं, आई थिंक हमें डिफ्रेंशिएट करना चाहिए बच्चों के कोलैप्स में वर्सेस यंग एडल्ट के कोलैप्स में। 20 से 40 साल या 25 से 40 साल के वर्ग, या 25 बियॉन्ड 25, चाहे कोई भी किसी एज तक, या बच्चे, 15 साल का बच्चा, 10 साल का बच्चा कोलैप्स हो गया, 10 और 15 साल के बच्चे का कोलैप्स, एंड अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हमने जो विजुअल्स देखे हैं, दोज आर नॉट हार्ट अटैक्स। वो हार्ट कार्डियक अरेस्ट के बहुत सारे कॉजेज होते हैं। एडल्ट्स में कार्डियक अरेस्ट मीन्स उसी वक्त हार्ट रुक गया, इलेक्ट्रिकल स्टॉर्म आया, इलेक्ट्रिक करंट रुक गया हार्ट का, और वो मौत है। और अगर उस टाइम पे रिससिटेट न किया जाए तो दैट इज डेथ। वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। और हम ऐसी बात कर रहे हैं बिकॉज समझाने के लिए बात कर रहे हैं, दीज आर सीरियस डिस्कशंस, बट दोज आर कार्डियक अरेस्ट मीन्स डेथ अनलेस रिवाइव्ड। और हार्ट अटैक डज नॉट मीन डेथ अनलेस रिवाइव्ड। हार्ट अटैक मीन्स कि आपको एक ब्लॉकेज की वजह से आपका ब्लड रुका, नॉट इलेक्ट्रिकल सर्किट रुका, आपको टाइम है अस्पताल जाके ट्रीटमेंट कराने का। बच्चों में जो कार्डियक अरेस्ट होते हैं, जो हार्ट रुक जाता है, वो बहुत सारी कंजेनिटल कॉजेज होते हैं। ये कुछ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के कंजेनिटल हेरिटरी कॉजेज होते हैं जो ट्रांसफ़र होते हैं, कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट्स होते हैं जो बचपन से खराबी होती हैं, वायरस के इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस हो सकते हैं, वाल्व डिजीज़ हो सकती है जिसकी वजह से उनमें हार्ट अटैक्स नहीं है, उनकी आर्टरीज नहीं ब्लॉक हो रही हैं अनलेस कि कोई कंजेनिटली एबनॉर्म आर्टरी हो। तो इसीलिए उनको हम एक अलग तरीके रखें। हमें डिस्कस करना है कि 25 साल पे, 20 साल पे, 30 साल पे यंग एडल्ट सडनली कोलैप्स कर जाते हैं, जिम में कोलैप्स कर जाते हैं 40 साल की उम्र पे, यस वो हार्ट अटैक्स ज़रूर होंगे। 90% ऑफ दोज वुड बी हार्ट अटैक्स, नॉट 100% ऑफ दोज, बट 80% हार्ट अटैक्स। क्योंकि हार्ट अटैक जैसे आपने पूछा तो 10% लोग पता है आपको हार्ट अटैक की वजह से अस्पताल पहुंचते ही नहीं क्योंकि उनको कार्डियक अरेस्ट हो जाता है। 10%, 8 to 10%। सो जब वो जो कार्डियक अरेस्ट हम यंग एडल्ट्स में देख रहे हैं या एडल्ट्स में देख रहे हैं, यस उनका कॉमनेस्ट कॉज इन 80 and 90% वही होगा हार्ट अटैक। 10-20% कोई कंजेनिटल डिफेक्ट्स हो सकती है, हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी हो सकती है, कई और वायरल इन्फेक्शन हो सकते हैं, कोविड की बात आई थी
ऐसे वायरल इन्फेक्शंस कहीं होते हैं जो हार्ट को इन्फ्लेमेशन करते, हार्ट अटैक कर सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट बात है कि ये हुआ क्यों, पता कैसे नहीं चला। कल तक वो एक्सरसाइज कर रहे थे, जिम कर रहे थे, सडनली कोलैप्स कर गए। क्योंकि हार्ट अटैक ब्लॉकेजेस तो सिम्टम नहीं करती हैं जब तक वो 70-80% पे ना पहुंचे। और कई ये यंग एडल्ट्स की ब्लॉकेजेस हो चुकी होंगी रिस्क फैक्टर्स की वजह से, या तो जेनेटिकली ट्रांसफर्ड, हाई कोलेस्ट्रॉल लेवल्स, हैवी स्मोकिंग। कैन यू बिलीव दैट जिम एक तरफ कर रहे होते हैं, बट आई नो ऑफ सम ऑफ दोज विजुअल्स and some of the celebrities who actually had those attacks were actually smokers also. तो एक तरफ से तो स्मोकिंग थी, दूसरी तरफ से हार्ट अटैक, एक्सट्रीम एक्सरसाइज पे उनको हाई प्रोबेबिलिटी थी। तो हम हमेशा स्मोकर्स को कहते हैं कि जब आप एक्सट्रीम एक्सरसाइज करोगे तो आपको हार्ट अटैक के चांसेस ज़्यादा होंगे। इसीलिए कहा जाता है कि जब तक आप चेकअप कराइए, चेकअप से आपको पता चल जाता है ब्लॉकेजेस हैं कि नहीं, और आप आगे बढ़ सकते हो। रही बात कोविड की, जो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, कोविड was one of the causes of increased heart attacks. कोविड से हार्ट अटैक की मात्रा, कोविड was not just a lung disease, कोविड हर एक के लिए हार्ट डिजीज भी थी। मैंने तो ये पहले 2020 में ही मई में कह दिया था इन एन आर्टिकल जो मैंने हिंदुस्तान टाइम्स में लिखा था। हार्ट डिजीज इस वजह से कि कोविड ने हार्ट डिजीज ही नहीं की, 300% इंक्रीज ऑफ हार्ट अटैक्स हुए कोविड से, 300%। और वो मात्रा अब तक चल रही है कि डबल हार्ट अटैक जिन्होंने कोविड, जिनको हुआ है 3 साल तक, 4 साल तक ये दिखाया गया कि वो उनका इंक्रीज रिस्क ऑफ हार्ट अटैक रहा है। अब कोविड ने तो प्रैक्टिकली 100% लोगों को अफेक्ट कर दिया जी, जिनको पता रहा, जिनको नहीं भी पता रहा, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, इंक्लूडिंग एवरी मेंबर ऑफ माई फैमिली, और ये आपको भी रियलाइजेशन हुआ होगा। तो ये बात ये है कि यस, उसकी वजह से हार्ट अटैक इंक्रीज रिस्क पे रहे, और वो 3 से 4 साल तक वो रिस्क चल रहा है। हमें हो सकता है कि साइंस और बताए एज टाइम बीतता जाए कि वो रिस्क कब डाउन होगा, हो सकता है कि कई सालों तक वो रिस्क रहे। इसीलिए रिस्क इन द यंग ऑफ हार्ट अटैक जो बढ़ा है वो कोविड की वजह से भी बहुत बढ़ा है, और किसी भी वायरल इन्फेक्शन की वजह से भी हो सकता है। डॉक्टर साहब हमारे साथ आए और आपने खान पान से लेकर किन चीज़ों का ध्यान रखना है, क्या मिथ्स हैं, तमाम चीज़ों पर लोगों को बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद है कि आप ये तमाम जानकारी जो आपको मिली है इसे आप अपने लाइफस्टाइल में लाएंगे, नियमित टेस्ट कराएंगे, खान पान में बदलाव करेंगे, और वो 200 मिनट वाला फॉर्मूला ज़रूर अपनाएंगे। इसी से आपका दिल सेहतमंद रहेगा और जवान रहेगा। एक लास्ट वर्ड, यस यस प्लीज, ऑफ कोर्स। लास्ट वर्ड ऑफ एडवाइस है कि अपने रिस्क फैक्टर्स को जानना हमारा कर्तव्य है, आवर ओन कर्तव्य, और रिस्क फैक्टर्स को जानना और कंट्रोल करना हमारा कर्तव्य है। और रिस्क फैक्टर्स को जानना, कोई उसमें एडवांस्ड और एक्सपेंसिव टेस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। बीपी सिंपल चेक, शुगर सिंपल चेक, कोलेस्ट्रॉल सिंपल चेक, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन सबसे सस्ता काम, स्मोकिंग छोड़ना फ़ायदा ही फ़ायदा, पैसे कम खर्च हुए। हर चीज़ में एक जूते खरीदने की बात है, 700 रुपये के जूते से आप कई मील चल सकते हो, और हार्ट अटैक 25% कम हो जाए। और क्या चाहिए ज़िंदगी में? हार्ट अटैक को कम करना तो सबसे इजी काम है, अगर हमें अपना ख्याल रखने की ज़रूरत समझे। थैंक यू सो वेरी मच।